हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और नीट को क्रैक करना चाहते हैं तो आज के इस शानदार वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है, कौन कौन से इसके लिए बुक्स रिक्वायरमेंट है, कौन से टाइम में आपको एग्जैक्टली इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इन सब चीजों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कमलेश, जो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और जो खुद नीट के एग्जाम क्रैक किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं डॉक्टर कमलेश से और जानते हैं नीट के पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो डॉक्टर कमलेश, आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर कमलेश, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट अगर एमबीबीएस की तैयारी करना चाहता है तो कौन सा सबसे अच्छा एज है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए? जैसे कई लोग 8th 10th 12th 11th, कौन सा सबसे अच्छा टाइम है? सर, एमबीबीएस को एग्जाम की तैयारी करने के लिए, मतलब प्री मेडिकल की तैयारी करने के लिए, प्री मेडिकल की तैयारी करने के लिए सर, वैसे जो रूल ये है कि आपको 12th क्लास पास होनी चाहिए। लेकिन 12th क्लास पास करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बेटर ये है कि आप पहले से प्लानिंग करना चालू करें। तो प्लानिंग ये होती है सर कि सबसे पहले अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है या उसको खुद को बनना है तो उसको किसी अच्छे ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहिए जो खुद उस एग्जाम को क्रैक किया हो। सबसे बड़ी गलती हमारी वही होती है। और मैं एक ही पहली चीज बार बार इस चीज को बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स, टीचर और ट्रेनिंग सेंटर, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस में। तो अगर पेरेंट को ये मन में है कि मेरे बच्चे को आगे चल के मुझे डॉक्टर बनाना है, या अगर बच्चे के मन में है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, तो वो उनको एक किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए जो ऑलरेडी उस पीएमटी के एग्जाम को या जिसके लिए तैयारी करना पड़ता है उस एग्जाम को क्रैक करके पहुंचा हुआ वहां पे, तो आपको सही गाइड देंगे। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे कोचिंग एकेडमी चलते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को डाल देते हैं कि ताकि तुम पढ़ाई करो अभी से इन सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, और सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन सर, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपके सामने नदी बह रही है, उस नदी को पार करके एक आदमी खड़ा हुआ है। एक आदमी वो खड़ा हुआ है जो ये बोलता है कि मैंने नदी को कैसे पार किए हैं मैं जानता हूँ। एक आदमी बोलता है कि नदी को पार करने में क्या क्या तकलीफ आती है वो मैं जानता हूँ। और एक आदमी बोल रहा है कि मैंने नदी को ऑलरेडी पार करके यहाँ पहुंचा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बंदे के साथ जाना चाहेंगे। यही चीज मार्केट में होती है और यही चीज लोगों के पेरेंट्स के भी दिलो दिमाग में यही चीज छाया रहता है और बच्चे भी खासकर इसी भीड़ में चले जाते हैं और कहीं न कहीं पढ़ाई के या उस मेडिकल को क्रैक करने के लिए थोड़ी सी चीजों से रुक जाते हैं। तो सबसे पहले सही गाइड होना चाहिए। अच्छा कमलेश, एक चीज बताएं कि अगर नीट के एग्जाम किसी को क्रैक करना है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी उसके लिए क्या हो सकती है, और कौन सा क्लास सबसे अच्छा है जहां से उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर, बोलते हैं कि छोटी छोटी सफलता ही बड़े सफलता को जन्म देती है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे जब 10th स्टैंडर्ड में पहुंचे तब से थोड़ा सा उनको फोकस करना चाहिए कि मुझे आगे चलकर कौन सी स्ट्रीम में जाना है। क्योंकि बेसिकली 10th के बाद क्या होता है, जनरली बच्चे या तो साइंस की ओर जाते हैं या तो आर्ट्स की ओर या कॉमर्स की ओर। डेफिनेटली इनकी लाइनिंग ट्रेन होती है। तो कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना और क्या बनना है, या आपको जैसे 9th पास करके जब 10th क्लास में आप एंट्री करते हैं उस टाइप की आपकी हो जानी चाहिए। 10th तो बोर्ड एग्जाम है, वो तो जाएगा ही जाएगा जैसा होगा, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक चीज को पकड़ना चालू कर देंगे। बेसिक चीज पकड़ना कहने का मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चालू कर देंगे। तब आपको ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से मेरा इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड पर रिटर्न एग्जाम होते हैं, बट आजकल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है मुझे लगता है कि सब में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन आना चालू कर रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो बच्चों को 10th स्टैंडर्ड से छोटा छोटा जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की वो आदत लगानी चाहिए। और जब वो 11th क्लास में एंट्री करते हैं तो 11th क्लास में स्टार्टिंग से ही उनके साथ थॉरो स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीएमटी क्रैक करना चाह रहे हैं, जिसका आज हम नीट बोलते हैं, नीट की एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, बस पैटर्न चेंज हुआ है। आजकल की जो पैटर्न है वो पैटर्न 11th और 12th के बेस पे आते हैं। क्योंकि 11th 12th में जो हम पढ़ाई करते हैं उसी को क्वेश्चन को कैसे रिपीट करके देते हैं, या क्वेश्चन जो रहते हैं सब्जेक्ट ही रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में आपको दिखेगा नहीं, एज इट इज बुक में नहीं दिखेगा, बस उसके आसपास घूमते रहते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उन चीजों को पकड़ने के लिए बेटर है कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए। एक फॉर्मूले पर बेस ना करके आप उस फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके आसपास की चीजों को समझना चाहिए। जब इस गहराइयों को बच्चे समझना चालू कर देंगे तो डेफिनेटली वो कहीं न कहीं से जाने अनजाने में सही प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और क्रैक कर लेते हैं। अच्छा कमलेश, अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे, जैसे अगर 11th से अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है?
सर बेसिकली कोचिंग और स्कूल के जो स्टडी होती है दोनों में एकदम शॉर्ट डिफरेंस होता है। स्कूल की स्टडी जो होती है वो उसके पैरामीटर में घूमती है जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जबकि कोचिंग की जो स्टडीज होती है, कोचिंग की स्टडी उस पैरामीटर में घूमती है जो बुक में क्वेश्चन दिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो बुक से ही पूछेगा लेकिन बुक में नहीं दिया है। तो इसको जो ट्रेन करे बंदा वही कोचिंग में सही कोचर है। और उनको कोचिंग की स्टडी का एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि कोचिंग से क्वेश्चन बनाने से कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही होते हैं, साथ में आपको नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वो कॉन्फिडेंस आता है। जबकि स्कूल में पढ़ने से केवल रिटर्न ही प्रैक्टिस होती है, उतनी क्वेश्चन जो कोचिंग में लगते हैं वो क्वेश्चन नहीं हो पाते, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज रहता है। यही वजह है कि अच्छा टॉप करने वाला 12th क्लास का बच्चा भी कई बार पीएमटी में सिलेक्ट नहीं हो पाता है, और कम रैंकिंग का बच्चा भी अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, क्वेश्चन टेकिंग अप्रोच की वजह से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेता है। अच्छा कमलेश, जैसे आप भी कोचिंग अपना चलाते हैं, ये अच्छी बात है कि आप बीइंग अ डॉक्टर भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा, आपका एक्चुअली टीचिंग लाइन में कैसे इंटरेस्ट आया, क्योंकि आप खुद एक MBBS डॉक्टर हैं। जी सर, एक्चुअली सर मेरा इंटरेस्ट आने का रीजन ये रहा कि मैंने जब देखा कि मैं जब सेलेक्ट हुआ उस टाइम पे मैं कोचिंग तो किया नहीं था, ऐसे अलग से जब कोचिंग करता मैं कोचिंग नहीं किया था, मैंने टेस्ट से ज्वाइन किया था। बट टीचर के मुंह से ये सुनता था कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो मेरा नोट्स काम आएगा, इसको पढ़ लो रट लो आ जाएगा। और एक्चुअली ये रियल फैक्ट होता है कि आपका कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो पढ़ा दिया तो वही क्वेश्चन आएगा। हम उस चीज में केवल अपना एक दिमाग लगा सकते हैं कि ये इस साल में ये पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के लगाया, नेक्स्ट ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमको जो चीज दिखता है क्वेश्चन ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ रहा है, दिखता है, उसी क्वेश्चन के अपन डिस्कशन करते हैं। तो मैंने देखा कि कोचिंग फील्ड में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कोचिंग में खुद तो सेल्फ सेलेक्ट हुए नहीं है, बट फिर भी कोचिंग लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं वो मैं नहीं बोल सकता। बट ये है कि जो बंदा ऑलरेडी उस एग्जाम को क्रैक करके निकल चुका है तो वो बेटर आपको सजेस्ट कर सकता है कि कहाँ पे आप गड्ढा है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे आप सेलेक्ट होंगे, कहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो इस पैरामीटर को लेकर के मैंने आगे बढ़ा और मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा, जैसे मुझे स्ट्रगल करना पड़ा या मुझे इस तरह से ब्लाइंड हो गया था कि मुझे सेलेक्ट हो जाएंगे पढ़ेंगे, तो ऐसा जो गलत फहमी था उसको दूर करके और कोई भी बच्चा लाइफ में इतना स्ट्रगल ना करे, इसलिए मैंने कोचिंग को स्टार्ट किया और केवल 11th-12th के बच्चों से स्टार्ट किया। और आज रिजल्ट के बारे में तो मैं छोटा सा खाली बताना चाह रहा हूँ। अभी एग्जाम हुआ है सर और मेरा जो 12th क्लास का बच्चा है, 12th क्लास का बच्चा 650 प्लस स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 720, 12th क्लास का बच्चा। जबकि केवल कितना महीना पढ़ा है, मात्र 4 महीना, मॉर्निंग इवनिंग बस, और कुछ नहीं। और 11th में भी मैंने मॉर्निंग इवनिंग पढ़ाया। मतलब मेरे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 11th-12th से ही मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ बच्चों को टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपको क्रैक करना है और अगर मेरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो बनते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है और मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है। मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर मेहनत अगर हमारे स्टूडेंट जैसी हो तो इतिहास बनाती है। अच्छा कमलेश, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या आपसे अगर कोई पढ़ना चाहे तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट सर अभनपुर में है, और अभनपुर में मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट डाला हुआ है, जहाँ पे अलग अलग रूम बने हुए हैं बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए। जो बच्चे मेरे यहाँ रह के पढ़ते हैं केवल उन्हीं बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, और बाकी बाहर से जैसे बच्चे आते हैं, मतलब आना जाना कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाता। क्योंकि कोरोना का टाइम भी चल रहा है तो मेरे यहाँ अलग से सेपरेट 10 मतलब 8-10 कमरे हैं, और 8-10 कमरे में अलग से बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था है, अलग से कोचिंग हॉल है, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए पर्टिकुलरली क्लास चलती है। और स्टडी के अलावा बच्चों का ब्रेन स्टॉर्म कैसे करें, बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन कैसे करें, बच्चों को और अच्छे से कैसे तैयार करें, बच्चों को बोर ना लगे इसके लिए कैसे स्ट्रेटजी प्लानिंग रहे, हर तरीके से। और मेरे यहाँ के स्टूडेंट रहते ही वो ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम देते रहते हैं, क्रैक करते रहते हैं। कोई IJSO निकाल रहा है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, कोई सीनियर साइंस ओलंपियाड, कोई और बायोलॉजी ओलंपियाड, कोई मैथ्स ओलंपियाड, इस तरह से चलते रहता है सर। तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो अभनपुर में आकर के संपर्क कर सकते हैं। अभनपुर रायपुर से लगा हुआ सर। रायपुर से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभनपुर एक छोटा सा नगर पंचायत है, वहाँ पे मेरी जगह है, रेलवे स्टेशन के बाजू में, वहाँ पे मैं रहता हूँ और वहीं पे मेरी कोचिंग स्टडी चलती है। अच्छा, इसमें कमलेश, जैसे अभी आप बोले कि आपके पास 11th एंड 12th वाले बच्चे आते हैं, तो यहाँ एक तो आपके पास रहते हैं, हम लोग कोचिंग आपका है, तो उन लोग फिर स्कूलिंग उनकी कहाँ से होती है? क्या अभनपुर में कोई अच्छा स्कूल है जहाँ पे पढ़ सकते हैं? जी सर, मेरे बाजू में ही लगा हुआ स्कूल है। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी मीडियम के लिए सरस्वती शिशु मंदिर है। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो जीवोदया पब्लिक स्कूल है। उसके बाद दावड़ा इंटरनेशनल स्कूल है, जो लगे हुए हैं अभनपुर से। तो ये सब स्कूल हैं जहाँ पे बच्चा अपना स्कूलिंग भी कर सकता है और साथ में कोचिंग की भी
दोनों की बेनिफिट उठा सकता है। अच्छा कमलेश, में जैसे अभी आप बोले कि आपका जो अभनपुर है वो रायपुर से लगा हुआ है, तो कितना किलोमीटर है? और दूसरा कि अगर कोई बच्चा यहाँ अगर उनको लगता है कि चलो एक छोटा सा जगह है, अगर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, और जैसे रायपुर की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल है, जैसे DPS है, NH गोयल जैसे स्कूल्स हैं, और कृष्णा पब्लिक स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है। अगर क्या वो अभनपुर से अप डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली। क्या सुविधाएं ऐसा है? हाँ सर, एनी टाइम सुविधाएं हैं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से बसेस नहीं चल रही हैं, अदरवाइज एनी टाइम कार वगैरह चलते रहते हैं। और यहाँ पे भी रोड भी एकदम सही है, किसी प्रकार से कोई यहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा क्राइसिस या बहुत ज्यादा कोई बिजी शेड्यूल नहीं रहता ऐसा। एनी टाइम आते जाते रहते हैं, दोनों तीनों टाइप के रोड है यहाँ पे। आप बाईपास रोड भी जा सकते हैं, आप नेशनल हाईवे भी जा सकते हैं। तो ये अभनपुर न्यू रायपुर से लगा हुआ है सर, 10 मिनट का रास्ता है न्यू रायपुर से। इसलिए मैंने इस प्लेस को चूज किया क्योंकि बड़ा शांति जगह है और यहाँ पे किसी प्रकार से कोई हो हल्ला भी नहीं है, और बच्चे जो हैं ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को समझना। और मेरे यहाँ जो भी बच्चे लगभग क्रैक करते हैं वो लोग मेरे यहाँ ही क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि वो फुली इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव के माहौल में रहते हुए भी हमको एक दूसरे को कॉम्पीट करते हुए निकलना है। पूरा डिपेंड करता है सर माहौल के ऊपर बच्चे का। चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लीजिए, कि माहौल गलत है बच्चे का तो वो डेफिनेटली बच्चा फिसल जाएगा। 90% काम आपका करता है माहौल। अच्छा कमलेश, जैसे आपका कोचिंग लाइन में काफी नाम है, मैंने आपका रिजल्ट भी देखा है, उसमें आपका रिजल्ट काफी कुछ कहता है, मीन्स काफी अच्छा नंबर्स हैं आपके बच्चों का। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं जिससे इन लोग का इतने कम समय में, जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत कम समय के लिए इन लोग को पढ़ाते हैं, उसमें कैसा इन लोग का बहुत शानदार रिजल्ट आता है? सर मेरे अकॉर्डिंगली स्टडी दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड वर्क, एक होती है स्मार्ट वर्क। स्टडी का भी तरीका होता है, एक स्मार्ट स्टडी होती है, हार्ड स्टडी होती है। स्मार्ट स्टडी में सर हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, या क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, या क्वेश्चन एग्जाम के आने के जैसे हमको संभावनाएं लगती हैं। उसके अकॉर्डिंगली बाहर कहीं नहीं जानते। क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशन का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए आपको ह्यूमन की फिजियोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए बजाय कि प्लांट के। तो जो पहले ट्रेंड चलता था कि बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी का, तो वो बॉटनी पूरी तरह से हट चुका है। मतलब उसको एग्जैक्टली सबको मिला करके बोला जाए तो बायोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि आप बनने जा रहे हो आदमी के डॉक्टर। आपको सवाल कभी जानवर का नहीं पूछेगा, ना कभी पेड़ का नहीं पूछेगा। तो ये चीज वही बता सकता है बंदा तो उस फील्ड में काम कर चुका है। और जो PMT की क्वेश्चन है सारे लाइफ में काम आते हैं। सपोज जैसे हम सोनोग्राफी कर रहे हैं, वहां पे जैसे पेट के अंदर बच्चा है और बच्चा पानी में है, एमनियोटिक फ्लूइड में है, और उस बच्चे को जज करके ये बताना है हमको बाहर की मशीन से कि बच्चा लाइव है कि डेड है। बच्चा अगर जिंदा है तो कितने मंथ का हुआ वो ये भी बता सकते हैं, या बच्चा का प्रीडिटर्मिनेशन सेक्स जो कि आजकल अवॉइड किया जाता है, नहीं करते। तो ये सब चीज को अपन बताना, मतलब कहीं न कहीं इसमें फिजिक्स इन्वॉल्वमेंट है। MRI करते हैं, MRI में पूरी फिजिक्स है। तो आप जो पढ़ाते हैं वो सबका एप्लीकेशन आता है मेडिकल फील्ड में। तो एक मेडिकल के बंदे को ये पता रहता है कि ये क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मेडिकल में वो हमारा काम आता है। यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि एक ट्रेंड पर्सन जो है, जो ऑलरेडी उस चीज को क्रैक कर चुका है, उसको ज्यादा नॉलेज रहेगा बजाय कि जो क्रैक ना कर पाया। अच्छा कमलेश, इसमें नीट के लिए कौन कौन से बुक्स अच्छा रहता है इन लोगों के लिए, जिसको आप अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसको आप रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कम से कम ये तो पता चल जाए कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सर कि बायोलॉजी के लिए आप NCERT के अलावा कोई भी बुक प्रीफर मत करिए। NCERT की बुक अपने आप में बहुत छोटी दिखती जरूर है, पर उससे क्वेश्चन बहुत खतरनाक आते हैं अगर न बन पाए जिसके लिए। तो क्योंकि क्वेश्चन NCERT के बाहर क्वेश्चन नहीं आते, और अगर क्वेश्चन लगता है कि NCERT के बाहर आ रहा है, वो भी क्वेश्चन NCERT का ही पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो उसके लिए NCERT टेक्स्ट बुक जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसको ही पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बायोलॉजी में आपको फिंगर टिप्स, या तो फिर आपको अरिहंत वगैरह की या MTG की मास्टर दी NCERT आती है, इन दो बुक को। इसके अलावा आपको कोई भी बुक बायोलॉजी में नहीं छूना चाहिए। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स के लिए NCERT टेक्स्ट बुक सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए भी फिंगर टिप्स की बुक या तो मास्टर दी NCERT की बुक, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। उन सब के क्वेश्चन का एक साथ पूरा कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी चाहिए। केमिस्ट्री में भी सेम थिंग सर। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो आपको बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर के एम्स और नीट के क्वेश्चन 30 ईयर्स के, तो मैं जनरली मेरे यहाँ के स्टूडेंट को केवल यही बुक देता हूँ, इसके अलावा कोई बुक नहीं देता। और सारे क्वेश्चन लगाते हैं, सेलेक्ट होते हैं और रिजल्ट आपके सामने आता है कि 12th क्लास का बच्चा 650 प्लस स्कोर कर रहा है, कि 11th क्लास का बच्चा 11th क्लास है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस प्रोग्राम को कोई देख रहे हैं तो उनको ये पता चले कि मैंने 11th क्लास के बच्चों से बच्चे मेरे एग्जाम देते हैं।
Exactly. जबकि नियम यह है कि 12th क्लास का बच्चा पास होना जरूरी है हाँ, हाँ। फॉर सिलेक्शन के लिए। बट हम तो जस्ट एक देखने हैं, ट्रेलर देखना है हाँ, कि ट्रेलर। पीएमटी का ट्रेलर देखना है कि ट्रेलर एक्चुअल में है क्या पीएमटी, उसका जो अपने अंदर एक वो है डर है वो खत्म हो जाए। फियर को खत्म करने के लिए, नीट की फियर को खत्म करने के लिए मैं 11th क्लास के बच्चे मेरे यहाँ के एग्जाम में अपेयर होते हैं और एग्जाम दे के आते हैं। और अब स्कोर भी सुनेंगे तो आश्चर्य होंगे। अभी एक स्टूडेंट था पिछले साल का, उसका 475 स्कोर आया था 11th क्लास में। Okay. जो लड़का इस बार 650 प्लस स्कोर कर रहा है। इस साल जो लड़का दिया 11th क्लास में स्टूडेंट है, उसका स्कोर आ रहा है 485, एग्जैक्टली 485 जब हमने आंसर की मिला है। तो अब उसमें प्लस माइनस कुछ आगे कुछ हो सकते हैं। 485 में डेफिनेटली वो अगले साल के लिए तैयार हो गया। तो ना ऐसी 1-2 लड़के नहीं, ऐसे 8-10 लड़के हमेशा हर साल तैयार रेडी होते हैं। अच्छा कमलेश साहब, जैसे अपने कोचिंग के लिए एक साथ में कितने बच्चों को लेते हैं? एक साथ में सर, एक साल के लिए मैं केवल 20 स्टूडेंट सर। ओके। उससे ज्यादा मैंने, क्योंकि मेरी खुद की कैपेबिलिटी है कि 20 स्टूडेंट जो उस क्लास में बैठ करके मेरी वॉइस सुन सके, उतना मेहनत कर सके। इसलिए मेरा एक्चुअल में टारगेट अगर सर कि 2020 है तो 2020, 2021 है तो 2021, ऐसा है मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा के बच्चे लोग अपने लाइफ को अच्छे से बनाएं और ज्यादा टाइम स्पेंड न करके कम समय में अपना एग्जाम को क्रैक करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में नहीं दे रहे थे, बुक के आसपास घूमते रहते हैं, उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ और बच्चे आगे बढ़ते हैं। अच्छा कमलेश, जैसे आप 7 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कई सारे बच्चे जो फेल होते हैं नीट में, वो कहाँ पे मेन गलती करते हैं? सर अगर आप इसको बात करें कि कई बच्चे जो नीट में एग्जाम देते हैं और फेल होते हैं करके, तो इसमें सर 2 तरीके का एक फैक्टर काम करता है अकॉर्डिंग टू मी। एक होता है सर स्कूल फैक्टर, कि बच्चे अक्सर नीट की कोचिंग तब करते हैं जब वो स्कूल से डिटैच हो जाते हैं। तो सर सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो उसके हाथ में डेली कॉपी और पेन होती है, मतलब उसकी प्रैक्टिस बराबर बन जाती है। जबकि कोचिंग लाइन में क्या होता है, सुनना ज्यादा होता है, दिमाग दौड़ाना होता है और पेन काफी कम चलते हैं। तो उस कंडीशन में जो टच वाला बंदा रहता है, वो टच वाले बंदे के लिए कुछ नहीं लगता कि डेली 6 घंटा 7 घंटा का स्कूल होता है, तो डेली 6-7 घंटा कर ले रहे हैं और उसी को थोड़ा सा हम क्या मॉडिफाई कर देते हैं। डेली 6-7 घंटा जो पढ़ता है उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 घंटा डाल देते हैं, तो बच्चा उसको एडाप्ट कर लेता है। बट कोचिंग से हटने के, स्कूल से हटने के बाद जब बच्चा कोचिंग में आता है, उसके लिए वही 6-7 घंटा उसके लिए बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, कहना चाहिए कि बर्डन हो जाता फील होता है। तो सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसके लिए 2 फैक्टर होते हैं कि जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं उनके पास केवल और केवल एक चीज टाइम बचता है, केवल कोचिंग। और एक मन में ये फियर बना होता है कि अगर हम इस साल सेलेक्ट नहीं हुए तो इस साल सेलेक्ट नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में फियर भी होता है, साथ में डर के पढ़ते हैं कि अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा। और जबकि 12th वाले बच्चे, 11th-12th के बच्चे हंसी खुशी में पढ़ते हैं। अच्छा कमलेश, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आप खुद नीट क्रैक किए हुए हैं और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनरली अगर फेल हो जाते हैं, उनको लगता है कि नीट बहुत टफ एग्जाम है, तो आपको क्या लगता है कि नीट सच में टफ है कि ये हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है? सर देखिए, जो बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ उससे अगर आप पूछेंगे तो यही बोलेगा कि भैया अच्छे लोगों को मैंने देखा है, मैंने खुद तैयारी किया है तो टफ है। लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन से पूछे, सक्सेसफुल पर्सन से, कि वाकई में नीट में आपने क्रैक किया है, कि मुझे बताइए नीट सेलेक्ट करना टफ है या इजी है। तो एज ए मैं हूँ, जैसे मैंने पीएमटी क्रैक किया, स्टेट में अंडर 50 के अंदर रैंक लगाया, टॉप 50 के अंदर रैंक लगाया और तो आए, तो मुझे नहीं लगता कि नीट कोई क्रैक करना कोई बहुत बड़ा टफ काम है, बहुत सो इजी है सर। बस आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन मुझे पढ़ना और क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसगाइड ज्यादा करते हैं। इसीलिए मेरे को कोचिंग फील्ड में आना, जबरदस्ती मुझे आना पड़ा कि कम से कम ऐसे बच्चे मिसगाइड तो मत हो। और कमलेश, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर बच्चे आपसे पढ़ना चाहें तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है मेरे को, तो मेरा नंबर है नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे, 9340991642 और दूसरा नंबर है 7991817948। अभनपुर में चलती है, मेरी खुद की कोचिंग क्लास चलती है, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज है, सारी तरीके की फैसिलिटीज है वहाँ पे, फूडिंग लॉजिंग भी सब है और साथ में क्लासरूम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है वहाँ पे। तो अगर आप बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं तो वेल एंड गुड है सर, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन को इस तरह से बताते हैं कि जो क्लासरूम के जो बच्चे होते हैं केवल वही इसका फायदा उठा पाते हैं। और सबसे मजे की बात है कि इतने साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए, 7 साल के कैरियर में मैंने कभी किसी को नोट्स लिखाना नहीं सिखाया। मतलब ऑन द स्पॉट क्वेश्चन, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन, और आप उसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर भी बना सकते हैं और आपका रैंक ऑल इंडिया लेवल पे दिखता है। तो इस तरह से चलता है सर।
फ्रेंड्स, ये तो रही बात पूरे नीट के बारे में डॉक्टर कमलेश से। कमलेश, इतने सारे इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डॉक्टर कमलेश को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन में उनका नंबर दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनका एड्रेस और इनका फोन नंबर डाल दूंगा। थैंक यू।